दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारे। ऐसे नेता जिनका जब दौर चलता था तो उन्हीं का दौर चलता था, और फिर जब दौर खत्म हुआ या खत्म हो रहा है, ऐसा अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी हुआ नहीं लेकिन हो रहा है, उस दिशा में आगे उस गति से और उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं कि वो दौर खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ राजनेता की बात हम करने वाले हैं इस पूरी श्रृंखला में। पहला हमने जो है एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो केस लिया हुआ है, वो है विजय रूपाणी साहब का। कैसे उनका अचानक से उदय हुआ राजनीति में और कैसे हो गया अस्त, और अब देखा जाए तो उनका कोई कद खास उतना गुजरात की राजनीति में बचा नहीं है आज की तारीख में। तो बात जब हमने पिछले एपिसोड में की थी तो हमने कहा था कि 2017 के चुनाव सर पर थे और फिर वो 95 से 105 सीट वाली बात हमने कही थी आपको पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम वो चुनाव की बात करने वाले हैं कि 2017 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में किस तरह से वो 99 सीट तक पहुंचे और उसके बाद भी उनका जो भविष्य था वो अधर पे लटका हुआ था। वो रिपीट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, ये भी एक सवाल था बड़ा। अगर जीते और कम सीटों से जीते तो, और उसके बाद भी वो वही मुख्यमंत्री बने। आज इस एपिसोड में हम वो सब बातें आपको शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, तो ये हुआ, मैं बताऊं कि 2017 का चुनाव बीजेपी क्यों, भले ही बहुत थीन मार्जिन से ही बहुमत के लिए 182 सीटें हैं, उसमें से 92 सीट्स चाहिए होती है और 99 सीट्स तक वो पहुंची। हालांकि 3 फिगर तक वो, मतलब 100 का आंकड़ा वो छू नहीं पाई। तो आंदोलन का दौर था, जैसे मैं एपिसोड में कहता हूँ, 3 आंदोलन चल रहे थे। तो क्या वो आंदोलन नाकाम हुए? क्या इतने लोग, इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या उनकी इन नेताओं की रैलियों में उमड़ती थी? सरकार के खिलाफ एक भयानक गुस्से का एक एटमोस्फियर था। विकास पागल हो गया, ये नारा, ये विकास खड्डे में गिर गया है, विकास के गाल पे पिंपल निकल आया है, से लेके 50 तरह को लेकर विकास को इतना मजाक का पात्र बना दिया था कि सरकार सहम गई थी, बीजेपी सहम गई थी। कुछ ऐसे ऐसे इलाके थे वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता जा नहीं पा रहे थे। ये सब वास्तविकता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, चाहे बहुत ही कम सीटों से। इसका कारण, 2-3 कारण मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि ये तीनों के तीनों आंदोलनकारी जो है वो, उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस का और पाटीदार का कोई लेना देना बेसिकली कभी गुजरात की हिस्ट्री में रहा नहीं है, मैं आपको बता दूं। भले ही चिमन भाई पटेल कांग्रेस के एक समय के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, फिर जनता दल बनाया, जनता पार्टी, जनता दल जो भी कहें, और फिर वो उन्होंने सरकार बनाई 90 में, और फिर उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलीन कर दिया। वो सब ठीक है, वो एकमात्र आप अगर पटेल नेता मान के चले तो वही है। उतने कद्दावर और कोई बड़े नेता पटेल समाज से कभी कांग्रेस में इतने कद्दावर नहीं हुए 80s के बाद की बात करें तो वही तो कारण रहा कि पटेलों ने अपने लिए एक विकल्प चुना, और वो विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए 80 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का विकास, उनका प्रभुत्व बढ़ा गुजरात में, क्योंकि पटेल समाज जो बहुत ही सिर्फ पॉपुलेशन में तो कम से कम 13 से 12.5 से 13% है गुजरात में, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न समाज पर पड़ता है। और उस पूरे प्रभाव का उपयोग बीजेपी ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए गुजरात में किया। तो पटेल का कांग्रेस के साथ जुड़ना, वो कांग्रेस के जो जो ओरिजिनल सपोर्टर वोट बैंक रही है, ओबीसी, एससी, एसटी,
और मुस्लिम्स, उनको बड़ा खला, उनको वो खटका। अच्छा, दूसरी बात, अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी समाज से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी जो है एक तरह से समर्थन दे दिया कांग्रेस को, और अपने अपने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने अपने उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस को भेज दी। उन्होंने कहा कि हम इतने इतने उम्मीदवारों को चाहते हैं कि टिकट दी जाए और इन सीटों से दी जाए। वहां क्या हुआ कि जब उनके उम्मीदवारों की सूची को प्राधान्य मिला, तो जो मूलतः पुराने कांग्रेसी वहां के नेता थे उन सीटों पे, उनको बड़ा झटका लगा, दुख हुआ, दर्द हुआ, और उन्होंने वहां पे जिताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल ने जितने नाम दिए थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोग उन सीटों पे ऑलमोस्ट हारे थे, ये कह सकते हैं। तो वहां फटका लगा। दूसरा ये हुआ कि जो कोली समाज है, ओबीसी समाज में बहुत बड़ा एक तबका कोली समाज का है, उस कोली समाज को भी उतना प्राधान्य नहीं मिला जितना कांग्रेस में मिलता रहा था। वो वोट जो है कहीं टूटे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जिस तरह से अंत में कुछ चुनाव के कुछ मतलब जो आपको पर्चा भरने जाना होता है, उसके कुछ दिनों पहले अंतिम एक बदलाव हुआ, कुछ 25 से 28 उम्मीदवारों का ऊपर से वो बदलाव हुआ। अहमद पटेल साहब तब बिल्कुल जीवित थे, और वो बदलाव में जो नाम आए वो भी इतने कमजोर नाम थे कि वो भी जीत नहीं सकते थे। ये सब होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 92 का आंकड़ा क्रॉस करके 99 तक पहुंची। ये पूरा खेल हुआ। तो जब पहुंची 99 पे, तो सरकार तो उनकी अपने दम पे बनने वाली थी, लेकिन नाक कट गई भैया, बीजेपी की नाक कट गई। दरिद्र भाई को बड़ा अंदर से एक धक्का महसूस हुआ, अमित भाई को भी बड़ा धक्का महसूस हुआ, और उनको लगा कि ये क्या हो गया, कि किस मुंह से हम जो है इस जीत का बखान देश में कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक फितरत है, वो जीत मतलब जीत होती है, फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे उसको उनको कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो उन्होंने फिर भी आके कहा कि देखिए, इतने साल से हम राज कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी जनता ने इतने आंदोलनों के बावजूद भी जनता का प्यार देखिए, तो उन्होंने हमको फिर से सत्ता की कमान सौंप दी है। अच्छा, आंदोलन कोई शांत हुए थे क्या, या होने वाले थे क्या? उसकी कोई संभावना शुरुआती दिनों में नहीं थी। तो अगर विजय रूपाणी को हटा के फिर से अगर कोई पाटीदार को बना देते हैं, तो अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी को मौका मिल जाएगा। अगर किसी ओबीसी को बना देते हैं, तो हार्दिक पटेल को मौका मिल जाएगा। दलित कभी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बने, ये अब तक तो हमको मुमकिन लग नहीं रहा है। क्या किया जाए? आदिवासी को बनाया जाए, तो ऐसा चेहरा नहीं था। गणपत वसावा एक पुराना नाम है, लेकिन वो उतना क्रेडिबल फेस नहीं है कि कोई इस तरह से इनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो फिर घूम फिर के 2017 में भी यही हुआ कि चलो कुछ नहीं, इन्हीं को बना देते हैं, विजय रूपाणी साहब को, क्योंकि अभी भी वो जो कास्ट वाइज इक्वेशन है राज्य में, वो शांत हो नहीं रहे। तो इनको फिर से बना दिया जाए, ताकि ये भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और एक बार जिसको जिम्मेदारी दे दी तो दे दी। क्योंकि नरेंद्र भाई के जाने के बाद, मतलब 2014 के बाद 16 में आनंदीबेन पटेल का चला जाना, फिर अगर 17 में ये भी चले जाएं और फिर कोई तीसरा और आ जाए, तो उस समय उनको लगता था कि ये उनकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी और उनकी छवि है पार्टी की, उसको भी डैमेज करेगा। तो ये भी एक कारण था विजय रूपाणी साहब को कंटिन्यू करने का। और जब ये रूपाणी साहब को पता चला, तो उनकी जान में जान आई। उनको लगा कि ये चलिए, उनको लगा कि अब ये एक तरह से इसको ऐसा देखा जाना चाहिए कि भाई सेंट्रल लीडरशिप ने उन पर भरोसा जारी किया है और घोषित किया, मतलब कि हाँ, हम इसी को लीडर स्टेट का मान के चलेंगे। मतलब ये है कि अब संगठन में भी जो मैं कहूँ वो होना चाहिए, और कैबिनेट में भी जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू अर्न द रिस्पेक्ट, आई एम गोइंग टू कमांड द रिस्पेक्ट। तो जीत हो चुकी थी, अब मंत्रिमंडल का गठन होना था। तो
हमको हमारे एक बड़े क्रेडिबल सोर्स ने बताया कि बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा होने वाला है मयूर भाई। मैंने कहा क्या होने वाला है? बोले नितिन पटेल का पत्ता कटने वाला है। मैंने कहा कैसे? बोले जो वित्त मंत्रालय है उनके पास, वो उनसे ले लिया जाएगा। वो रहेंगे तो डेप्यूटी सीएम, उनको वो ओहदा तो मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त 2016 से, जब से विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने थे, तब से मैंने पहले अपने एपिसोड में कह चुका हूं कि बहुत सारी जो फाइल्स थी वो नितिन पटेल की दफ्तर में वो पड़ी रहती थी, वो हिलती नहीं थी। विजय रूपाणी उससे बड़े परेशान थे। और कैबिनेट में भी जो है वो दलीलें होती थी तो खुल के दलीलें होती थी, और उनकी बातों को काटा भी जाता था, और उग्र रूप से बोलचाल जो है वो दलीलबाजी भी हो जाती थी। अब विजय रूपाणी वो नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अब मेरी अगुवाई में सरकार बनी है, चाहे वो 99 सीट क्यों न हो, लेकिन 99 सीट इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी लेके अगर आया है कोई, तो मैं लेके आया हूं, तो अब मेरा सिक्का चलना चाहिए। तो अब मैं वित्त मंत्रालय उनको नहीं दूंगा, वित्त मंत्रालय में अपने पास रखूंगा। ये बात थी। तो हमने कहा पक्का? फिर हमने अपने हिसाब से थोड़ा और क्रॉस वेरीफाई किया उसको, तो हमको लगा कि ये बात सच है। तो हमने कहा कि फिर वित्त मंत्रालय विजय रूपाणी रखेंगे क्या, क्योंकि उनकी मंशा ये थी। तो फिर हमको पता चला कि नहीं, वो वित्त मंत्रालय सौरभ पटेल को देने वाले हैं। और उनके दोनों के बीच में एक बैठक हो चुकी थी, और ये बात भी हो चुकी थी कि भैया दूंगा आपको, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की ओर, कार्यालय की ओर से जो भी फाइल आए, आपको उसको रोक के नहीं रखना है, आप समझ लीजिएगा। और सौरभ पटेल ने कहा कि भाई वैसे भी अब वो हमारी तो राजनीति नहीं है, वैसे भी जो है वो अब समझ लो कि कहीं ना कहीं अब डूबी जा रही है, तो जो भी काम करने को मिल रहा है, जो भी पद मिल रहा है, ले लो इसको। तो और वो जीते भी थे, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था मामला। सौरभ पटेल की जीत बड़ी कंट्रोवर्शियल है। वो मुश्किल से कुछ कुछ 400-500 वोट का मामला है, और वो भी रिकाउंटिंग में जा सकता था, तो उनके खिलाफ भी आ सकता था। पर वो कह रहे हैं कि सुना है ऐसा कि वो काफी कंट्रोवर्शियली एक कुछ बड़ी पैसों के लेन देन का मामला है, और वो बात जो है कैसे भी करके उनकी फेवर में आई, तब जाके वो जीते। मतलब कि वो भी, उनका भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी पूंछ दबी हुई थी कि अगर हम कहेंगे ये करो, अदरवाइज फिर आपका वो कांग्रेस वाला चैलेंज करेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और सौरभ पटेल, ये दो ऐसे मंत्री थे जिनकी जीत को लेकर सवाल थे, और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ तो कोर्ट में उसका जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो गया हुआ है, केस आज भी चल रहा है। तो ये जब तय हुआ कि हमको पता चला, तो हमने फिर तुरंत ही उस रात को खबर लिखी, लास्ट पेज भास्कर में छपी थी कि नितिन पटेल को कट्टू सहज किया जाएगा, वित्त मंत्रालय लेके सौरभ पटेल को दे दिया जाएगा। दूसरे दिन वो खबर छपी तो फिर से वही हंगामा, और कुछ फोन आए हमको, ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा देखिए, अब एक दिन और बाकी है घोषणा में मंत्रिमंडल की, आप देखिए यही तो होगा। और यकीन मानिए, दूसरे दिन जब मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, और घोषणा के बाद ये जो मंत्रालय की का जो आवंटन हुआ, तो उसमें यही हुआ, नितिन पटेल से वित्त मंत्रालय ले लिया गया और सौरभ पटेल को दे दिया गया। तो एक तरह से एक जर्नलिस्टिक सेटिस्फेक्शन था कि इस तरह की खबर भी हम ब्रेक कर सकते हैं, और वो सही और सटीक और सच साबित हुई। मतलब जब होना था उससे 2 दिन पहले हमने खबर लिखी, 1 दिन पहले खबर लिखी थी, तो भी सच साबित हुई, तो उसका आनंद भी था। नितिन पटेल बड़े गुस्सा थे, बड़े गुस्सा थे। उनको फिर से ये था कि ये बात मुझे विजय रूपाणी ने ही बताई होगी, और मैंने इसको लिख दिया बस। तो वो बड़े नाराज थे, और फिर वो गुस्सा होके उन्होंने एक निवेदन दे दिया कि ये मेरा अपमान है और मैं इसको सहन नहीं करूंगा। और फिर वो चले गए अपने अहमदाबाद के, जो मेमनगर वाला उनका घर है, उस बंगलों में, और वो भवन में जाके बैठ गए। और 3 दिन तक जो है मीडिया का तमाशा चलता रहा। और उसमें आगे क्या हुआ, उसमें भी जो आगे हुआ वो खबर हम ही ने लिखी फ्रंट पेज पे कि अब क्या होने वाला है 1 दिन पहले, वो हम आपको अगले एपिसोड को बता दें। वो हमको कैसे पता चला वो भी आपको बताएंगे। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग पूरी एक जर्नी रही 3 दिन की। उसके बाद फिर बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा, और वो क्या रहा वो अगले एपिसोड में आपको बताते हैं।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए 4PM गुजरात और दस्तक के साथ, और कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और होली का दिन है तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे यहाँ तो है, अब उत्तर भारत में अगर आज है या कल है हमको नहीं मालूम, गुजरात में कह रहे हैं कि 2 दिन की होली है, आज भी है कल भी है। तो सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।